नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस से बातचीत की। कहा, भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ। आईआईटी कानपुर ने आज जेईई एडवांस 2025 का परिणाम घोषित किया। रजत गुप्ता ने 360 में से 332 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। हमास ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा युद्ध विराम समझौते पर अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और मुक्केबाजी में भारत ने थाईलैंड ओपन में 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि दोनों देशों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक्सेलेंसी, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। एक्सेलेंसी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राष्ट्रपति सैंटियागो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे भेंट की और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए श्री पालासियोस की सकारात्मक भावनाओं और मार्गदर्शन की सराहना की। राष्ट्रपति सैंटियागो पेना बुधवार को स्वदेश लौटने से पहले मुंबई भी जाएंगे और वे वहां पर महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों, व्यापार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और तकनीकी कर्मियों से भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक कल शुरू हुई और मंगलवार को संपन्न होगी। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर के नेता विमानन क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के साक्षी बनेंगे। IATA की पिछली वार्षिक आम बैठक 42 साल पहले 1983 में आयोजित हुई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये का संदेश देने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद तथा इसके सभी रूपों को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रसार कर रहा है। NCP-SCP की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल अपनी इथोपिया की यात्रा को संपन्न किया। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। श्री शिंदे ने कहा कि 4 से 5 दशक तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अब भी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है। भारत बहुत कैपेबल है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। टेररिज्म के खिलाफ भी भारत ने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में है या भारत और टेररिज्म के बीच में है। ये लड़ाई पूरे अभी विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। तो पूरे विश्व को जागृत करना जरूरी है, पूरे विश्व को सेंसिटाइज करना जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हमें यहाँ पर भेजा, इतनी दूर भेजा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के शौर्य की स्मृति में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है।
आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1918 में राजस्थान में जन्मे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में एक सैन्य अभियान के दौरान उनकी कंपनी को दुश्मन द्वारा मजबूत तरीके से सुरक्षित एक पहाड़ी चोटी पर नियंत्रण करने का जिम्मा सौंपा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह संकरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी टुकड़ी को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी टुकड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा। जब उनके अधिकांश साथी या तो शहीद हो चुके थे या घायल हो गए थे, तब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अकेले ही दुश्मनों के खिलाफ डटे रहे। ग्रेनेड के छर्रे लगने से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी स्टेन गन से दुश्मन की मीडियम मशीन गन टीम को तबाह कर उस मोर्चे पर कब्जा किया। खून से लथपथ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने दुश्मन पर लगातार हमला जारी रखा। जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने ग्रेनेड फेंके और एक खाई से दूसरी खाई में जाकर दुश्मन सैनिकों को संगीन से मार गिराया। लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जब दुश्मन की एक अन्य चौकी पर हमला कर रहे थे, तभी उनके सिर में गोली लग गई, लेकिन अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की खाई में फेंक दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का यह अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प वीरता की एक मिसाल बना और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना के दिशानिर्देश की अधिसूचना जारी की है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत कम आयात कर की पेशकश कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 जून को नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के अंतिम 76 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसे समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। नासिक के इगतपुरी को ठाणे के अमाने से जोड़ने वाला ये अंतिम चरण नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के पूरा होने का प्रतीक है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे यानी समृद्धि महामार्ग का 5 जून को उद्घाटन किया जाएगा और उसी दिन ये महामार्ग यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। 1182 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस खंड को MSRDC और NHAI द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया था। इसमें 3 प्रमुख इंटरचेंज है, इगतपुरी, शाहपुर में कुटघर और ठाणे के पास अमाने। साथ ही भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो कसारा घाट क्षेत्र से होकर 7.8 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस एक्सप्रेसवे से इगतपुरी और अमाने के बीच यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर केवल 40 मिनट हो जाएगा। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के नियमों को के बराबर बनाने के लिए विधानसभा के नियमों और कार्यप्रणालियों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करने के लिए श्री गुप्ता ने कहा कि सदन की कार्यवाही में और पारदर्शिता लाने तथा विसंगतियों को दूर करने के लिए दिल्ली विधानसभा की नियम पुस्तिका में सदन के दोनों सदनों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का समावेशन किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज जेईई एडवांस परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र छात्राएं वेबसाइट result25.gadv.ac.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले रजत गुप्ता ने अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे तैयारी के दौरान जब भी आवश्यकता हो तो अपने शिक्षकों की सलाह लें और पूरी लगन के साथ तैयारी करें।
अपने टीचर्स से कंसल्ट करिए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है, खुद से कुछ मत करिए, पूरी मेहनत करिए उसके अंदर जुट जाइए। जो बेसिक एक इंटरेक्शन रहता है फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट के बीच में कि हाँ पापा कैसे हो, हाँ माँ कुछ चाहिए वगैरह, वैसा वो सब तो रहता ही है, और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा। जेईई एडवांस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाले सक्षम दल ने बताया कि उनकी नजर पहले से ही शीर्ष 10 परीक्षार्थियों में आने पर थी और वो अपने परिणाम से बेहद खुश हैं। टीचर्स जो बताएंगे हमें एग्जैक्टली वही करना है, तो स्ट्रेटेजी वाइज कोई डिफिकल्ट नहीं आई और हार्ड वर्क तो पूरे टाइम मैंने किया ही था, तो फिर अच्छे से गया पूरा टाइम। ऐसा शेड्यूल था कि 1 घंटा तो हेल्थ को देना है पूरे दिन में से, और खाना वगैरह अलग, बाकी जो भी टाइम मिलेगा मैं उसमें स्टडी करूँ। कभी टेबल टेनिस खेल लिया मैंने, या फिर वॉकिंग करता था मैं, और वॉकिंग की वाइल अपने घर पे बात करता था, ये मेरा रहता था। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और राज्य में आर्थिक तथा तकनीकी विकास का जीवंत और आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में पूर्वी तथा मध्य भारत में मूसलाधार बारिश और अगले 7 दिन में इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। हमास ने गाजा संघर्ष विराम समझौते पर नई परोक्ष वार्ता तत्काल शुरू करने के प्रति अपनी इच्छा की घोषणा की है। ये घोषणा हमास ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के 1 दिन बाद की है, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से अस्वीकार्य बताकर खारिज कर दिया था। एक रिपोर्ट। हमास ने कल कहा कि वह स्थायी संघर्ष विराम और सैन्य बलों की पूर्ण वापसी की ओर अग्रसर है, साथ ही पूर्व निर्धारित वार्ता के विषयों का भी आह्वान करता है, ताकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अंतिम क्षण में प्रावधान जोड़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। श्री विटकॉफ ने शनिवार को कहा कि हमास की प्रतिक्रिया हमें पीछे ले जाती है, सार्वजनिक रूप से पहली बार ये खुलासा करते हुए कि उनका प्रस्ताव अंतिम समझौते के बजाय आगामी निकटतम वार्ता के लिए रूपरेखा के रूप में था। ये स्पष्टीकरण राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुक्रवार को दिए गए उस सुझाव के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिनों में समझौते की घोषणा हो सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। देश भर में कोविड-19 के 3,960 से अधिक सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार केरल में सबसे अधिक 1435 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 506 और दिल्ली में 483 मामले हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड यूनिट के प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि अस्पताल कोविड मरीजों के प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है। RML is fully prepared for the management of the COVID patients. As we got news that number of patients are increasing, and per the advisory of the government, we have upgraded all the COVID areas. Now, as of now, there is a 9-bedded isolation center having all sort of things which a COVID patient requires. ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने आज 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के 1 दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण क्षणों के साक्षी रहे ग्लेन मैक्सवेल ने 13 साल के लंबे वनडे करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है। मैक्सवेल 2015 और 2023 में 2 आईसीसी विश्व कप खिताबों के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ अपना अंतिम 1 दिवसीय मैच खेला। स्टार ऑलराउंडर ने अगस्त 2012 में पदार्पण किया। अपने 149 एक दिवसीय मैचों के दौरान 3,990 रन बनाए और 77 विकेट लिए। मैक्सवेल ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप, घरेलू बिग बैश लीग और अपनी अन्य वैश्विक प्रतिबद्धताओं के लिए अपनी तैयारी को प्राथमिकता देने का फैसला किया। क्रिकेट की दुनिया निश्चित रूप से उनके इस योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद करेगी। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। दीपक और नमन तंवर ने कल 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस से बातचीत की। कहा, भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ। आईआईटी कानपुर ने आज जेईई एडवांस 2025 का परिणाम घोषित किया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया।
हमास ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा युद्ध विराम समझौते पर अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई और मुक्केबाजी में भारत ने थाईलैंड ओपन में 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।